ओके, सो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आपके जो 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनको। सो फर्स्टली ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। बोर्ड है जो ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। सो हमारे पास है टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हम लोग फटाफट सारों को रिवाइज कर लेंगे, 24 का 24 हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 वो बात करता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है। सो फर्स्टली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होता है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे बेसिस है। सो उसमें क्या है, एग्जैक्टली हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होता है सर, या उसमें कैसे बाइफर्केशन दिया जाता है, या कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे हम लोग बेसिकली नीचे से कैसे कैसे कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट है नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, मटेरियल एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट। नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद फंक्शन में अलग अलग फंक्शन आपके, प्रोडक्शन, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपका एडमिन आ गया, फिर उसमें आ गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आता है आपका नेचर ऑफ बिहेवियर। 3 तरह का बिहेवियर होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस जो आपका होता है, ठीक है। उसमें प्रोसेस कॉस्ट आ गया आपका, ऑपरेशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। सो ये है आपका कॉस्ट का बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है, CAS2, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन के बारे में, यहाँ पे 3 कंसेप्ट है आपका, ठीक है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। ये 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड को समझने के लिए। फर्स्ट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सो व्हाट इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड बाय यू। दैट मीन्स अगर आपने मशीन को इंस्टॉल किया तो उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करके आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो, इज योर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। देन व्हाट इज नॉर्मल कैपेसिटी सर? सो नॉर्मल कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस सम एडजस्टमेंट्स इन नॉर्मल कंडीशंस। यानी कि कैसे हुआ, आपने मशीन इंस्टॉल तो कर लिया, ठीक है, बट पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप उसमें क्या करोगे? सो बेसिकली नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होंगे, हॉलीडे वगैरह होंगे, संडेज पे काम नहीं करते हम लोग, ठीक है, या फिर नॉर्मल आइडल टाइम होगा, कुछ ना कुछ लंच ब्रेक वगैरह, वो टाइम पे वो मशीन रन नहीं करेगी। सो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी बनते उसे कहेंगे नॉर्मल कैपेसिटी। एंड उसके बाद एक्चुअल कैपेसिटी, यानी क्या, नॉर्मल कैपेसिटी के बाद भी अगर कुछ आपने चेंजेस करे, कुछ एडजस्टमेंट्स करे, वो लेस करने के बाद आपका मिलता है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी के आने के लिए नॉर्मल कैपेसिटी में से एबनॉर्मल कंडीशन या कुछ एबनॉर्मल ब्रेक्स होंगे आपके, वो लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी। दिस इज योर कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बात किसके बारे में करता है? सो ओवरहेड्स के बारे में, ओवरहेड्स की बात करता है, ओवरहेड्स के बारे में बात करता है, ठीक है। सो ओवरहेड्स के बारे में होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज ओवरहेड? ओवरहेड इज योर नथिंग बट द कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। सो इसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड्स का हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसमें 2 तरीके के मेन कंडीशन है, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड जो आपके होते हैं वो आपके एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं। और फिक्स्ड ओवरहेड जो होते हैं, वो आपके हमेशा और हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब होने के लिए फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला, बहुत सा बेसिक फॉर्मूला। एब्जॉर्प्शन रेट का, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिक फॉर्मूला है आपका ओवरहेड्स ऑफ द एक्टिविटी, ओवरहेड्स ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट एक्टिविटी, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, ओके। overhead of that activity divided by volume of activity, this is your overhead absorption rate, ठीक है। सो absorption of overheads में इतना ही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि abnormal cost shall not form of production overheads, abnormal cost shall not form part of production overhead, यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा स्टैंडर्ड है CAS4, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपकी बात किसके बारे में करता है? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्विसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में बात करता है। प्रीवियसली से कैप्टिव कंजम्पशन भी कहा गया था, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड में क्या है बेसिकली, कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस हम लोग कैसे देखेंगे? तो उसके कंपोनेंट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस के क्या क्या कंसिडर करेंगे?
सो यही चीज़ें आएंगी, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग, एडमिन ओवरहेड एंड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ठीक है। सो मैंने क्या क्या बोला वापस, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, पैकिंग एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपका पार्ट बनेंगे आपके बेसिकली प्रोडक्शन या सर्विसिंग का कॉस्ट निकालते वक्त। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसे हम लोग कहेंगे एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, सो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में, इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करते वक्त। ठीक है, फिर आपको फ्राइट चार्जेस अगर डिटरमाइन करने हैं रॉ मटेरियल में कितने हैं तो वो देखने के लिए आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो दो तरीके का होता है, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है शैल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स, इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स and outward transportation cost shall form part of cost of sales. That is the important thing to remember. Inward transportation cost is so that should form part of procurement of materials, and outward transportation cost shall form part of cost of sales. That is the important thing to be remembered in this standard. आगे बढ़ेंगे cost accounting standard 6 के साथ, that is your material cost, that is your material cost, cost accounting standard 6, दैट इज योर मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, सो मटेरियल में क्या क्या आते हैं, मटेरियल में क्या क्या आएगा बाइफर्केशन देखेंगे यहाँ पे मटेरियल। ठीक है, मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। फर्स्ट तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, देन आपका रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल आएगा आपका, उसके बाद प्रोसेस मटेरियल्स कुछ रहेंगे वो आ जाएंगे आपके, देन कुछ एडिटिव्स आप यूज़ करते हो वो आ जाएंगे, कंज्यूमेबल्स यूज़ करते हो वो आ जाएंगे, उसके बाद आपने कुछ असेंबली वगैरह सब असेंबली यूज़ किया वो आ जाएगा। ठीक है, सो ये सारे मटेरियल्स पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, सो इसमें मेन इश्यूज क्या डील किए जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल्स, वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स एंड असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। तीन चीज़ें यहाँ पे डील होती है। क्या क्या बोला मैंने, वैल्यूएशन ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, देन वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स एंड थर्ड है आपका असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, असाइनमेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका मटेरियल कॉस्ट का। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट, यहाँ पे पार्ट नहीं बनेगी। नॉर्मल लॉस शैल बी एब्जॉर्ब। ठीक है, मटेरियल कॉस्टिंग में आपने ये देखा होगा, नॉर्मल लॉस होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन डिमैरेज, डिटेंशन चार्जेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएशन वगैरह ये मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ये मटेरियल कॉस्ट का पार्ट कभी भी नहीं बनते। क्लियर है चीज़, बढ़ते आगे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के, दिस इज योर एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है ये स्टैंडर्ड। जब भी आप एम्प्लॉय कॉस्ट डिटरमाइन करोगे तभी ये एप्लीकेबल होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आएगा आपका, सैलरी एंड वेजेस, बोनस एंड ग्रेचुइटी, कंपेंसेशन फॉर पास्ट पीरियड कुछ रहेगा वो आ जाएगा। और एम्प्लॉयज की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, एम्प्लॉयज में आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रखे तो वो भी आ जाएंगे, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज को कुछ पे किया है, समझ लो इस डिफरेंस को, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज रखे हैं तो वो तो आ जाएंगे आप एम्प्लॉय कॉस्ट में, बट आपने कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज को कुछ पे किया है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सैलरी, वेजेस, पीएफ, एम्प्लॉय वेलफेयर, उसके बाद आपके अदर बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट वगैरह, एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं, परक्विजिट भी जो भी दे रहे हो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का आपका पार्ट बनेंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैच क्या था, मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमने एम्प्लॉयज को रखा है तो बेसिकली उनका कॉस्ट आ जाएगा, बट अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज को कुछ पे किया है तो वो कॉस्ट इसमें नहीं कंसिडर होगा, वो कॉस्ट यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा। दिस इज योर मेन कैच फॉर योर एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। आगे बढ़ते, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। अभी यूटिलिटीज से क्या समझते हैं हम लोग, यूटिलिटीज से क्या समझते हैं, पावर, फ्यूल, वाटर वगैरह, पावर, फ्यूल, वाटर यानी क्या है ये चीज़ें जो प्रोडक्शन में यूटिलाइज होती है, ये चीज़ें जो प्रोडक्शन में यूटिलाइज होती है, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। पावर, फ्यूल, वाटर वगैरह जो प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करती है। बट ये स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट कैच क्या है, दिस स्टैंडर्ड शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सर्विंग ऑफ यूटिलिटीज। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन यूटिलिटीज का प्रोडक्शन करके खुद के लिए इस्तेमाल कर रही है, समझ लो इस बात को। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन प्योरली यूटिलिटीज के प्रोडक्शन में एंगेज है उनको ये एप्लीकेबल
नहीं होता है, उनको एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यूटिलिटीज का टाइप क्या क्या होगा? यूटिलिटीज परचेज, सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज, यूटिलिटीज जनरेटेड फॉर इंटर यूनिट ट्रांसफर एंड यूटिलिटीज जनरेटेड फॉर सेल टू इंडस्ट्रीज, फॉर सेल टू आउटसाइडर इंडस्ट्रीज। क्लियर है चीज? ये था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, दैट इज कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। उसके बाद है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, CAS 9, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ये किसकी बात कर रहा है? पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट किस तरीके की है? पैकिंग मटेरियल दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी भी होगा आपका पैकिंग मटेरियल, आपका पैकिंग मटेरियल सेकेंडरी भी होगा। प्राइमरी मटेरियल क्या होगा? प्राइमरी पैकिंग मटेरियल किसका फॉर्म बनेगा? सिंपल चीज़ हमने इसमें भी देखा, ट्रांसपोर्टेशन में भी देखा। अगर वो इनवर्ट ट्रांसपोर्टेशन का है तो कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स में जाएगा, करेक्ट है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल्स में जा रहा था। बट अगर आउटवर्ड वाला होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जा रहा था। वैसी चीज़ यहाँ पे भी है, प्राइमरी आएगा कहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेकेंडरी कहाँ पे जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। दो तरीके के पैकिंग मटेरियल कॉस्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेकेंडरी विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो ये रहा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, दैट इज योर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, दैट इज योर पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की तरफ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की तरफ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, CS 10, ये किसकी बात करता है? ये किसकी बात करता है सर? सो ये बात करता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। किसकी बात करता है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। सो व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नथिंग बट द एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल एंड आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। समझ लो इस बात को। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में यही डिफरेंस रहता है, मतलब प्रोडक्ट को देख के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार इसमें ये इनकर हुआ है, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे दो रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बोल रहा हूँ एक बार सुन लेना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द यूज ऑफ बॉट आउट रिसोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस और एग्रीड प्राइस। अगर हमने कुछ बाहर से मटेरियल लिया है तो उनके लिए डायरेक्ट, बेसिकली वो रॉ मटेरियल है हमारा, तो उसके लिए क्या होगी हमारी प्राइस, क्या होगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो जो बॉट आउट मटेरियल हमने लिया था उसके लिए जो इनवॉइस है, एग्रीड प्राइस होगी वो, दैट इज दिस इंक्लूड्स ऑल अदर एलिमेंट्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। यानी कि हमने रॉ मटेरियल बाहर से लिया है, सो रॉ मटेरियल लाने के लिए हमें कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करने पड़े थे, सो वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। बॉट आउट मटेरियल्स के लिए हमने जो भी एक्स्ट्रा पे किया था, बेसिकली रॉ मटेरियल्स के लिए हमने जो भी अदर पे किया था, अदर एक्सपेंडिचर, वो भी फॉर्म पार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और दूसरा है वन टाइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस shall be amortized on the basis of the estimated output or benefit to be derived from such expenses. One time direct expenses shall be amortized on the basis of the estimated output or benefit to be derived from such expenses. और थर्ड कंडीशन क्या है? इफ इट इज नॉट मटेरियल शैल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल नहीं है तो उनका ट्रीटमेंट होगा ओवरहेड्स की तरह। क्लियर है चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में? बेसिकली मटेरियल के रिगार्डिंग अगर थर्ड पार्टी का था तो उसके लिए जो भी टैक्सेस वगैरह भरते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो भी इनकर किए थे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फॉर्म पार्ट करेंगे। ठीक है, और खुद का रहेगा तो बेसिकली जो एक्चुअल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वही आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे। और अगर मटेरियल नहीं है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो शैल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, शैल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स। ठीक है, बढ़ते आगे अगले स्टैंडर्ड के साथ। ये हमारा एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, दैट इज योर एडमिन ओवरहेड्स, CAS 11, दैट इज योर एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, सो बेसिकली एडमिन ओवरहेड्स में होगा क्या? एडमिन ओवरहेड शैल बी द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, एडमिन ओवरहेड शैल बी द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एडमिन का काम क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन होने के लिए जो भी एक्सपेंसेस सारे इनकर हो रहे हैं वो आपका फॉर्म पार्ट कर किसका करेंगे? एडमिन ओवरहेड्स का, एडमिन ओवरहेड्स का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सर्विस सॉफ्टवेयर होगा तो वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और बेसिकली एडमिन ओवरहेड्स में होगा क्या? एडमिन ओवरहेड्स में और कुछ किस तरीके लीज रेंट वगैरह होगा आपका, सो भी उसका फॉर्म पार्ट करेंगे, क्योंकि क्या है एडमिन का काम होता है वो टाइमली पे करना वगैरह। ठीक है, सो ऑपरेटिंग लीज होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा आपका, तो शैल फॉर्म पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड्स। ऑपरेटिंग लीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ
एडमिन ओवरहेड्स। क्लियर है? एडमिन ओवरहेड में बाकी ऐसा अलग कुछ नहीं, ये उसका बेसिकली बाइफर्केशन था। मेन पॉइंट यहाँ पे था जो था वो आपका ऑपरेटिंग लीज का था। बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के साथ CAS 12, दैट इज योर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शैल बी द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, सो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, वो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का फॉर्म पार्ट करेगा। इन हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो, क्या क्या कॉस्ट आते हैं? मटेरियल कॉस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटीज, अदर रिसोर्सेज शैल बी मेजर्ड फॉर ईच मेजर असेट कैटेगरी सेपरेटली। ठीक है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में अभी 4 पार्ट होते हैं, जस्ट इंपॉर्टेंट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 4 पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। रूटीन मेंटेनेंस होता है, रूटीन मेंटेनेंस जो भी एक्टिविटीज़ होगी हमारी रूटीन मेंटेनेंस एक्टिविटीज। उसके बाद आता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी ये कुछ हानि होने से रोकने के लिए हमने अगर कुछ मेजर वगैरह किए हैं तो वो आ जाएंगे आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। रूटीन मेंटेनेंस यानी रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन क्लीनअप वगैरह जो भी आप कर रहे हो असेट को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड है प्लांट मेंटेनेंस। प्लान करके आप मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ कुछ करते हो तो वो आ जाते हैं प्लांट मेंटेनेंस में। एंड लास्ट आता है आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन ये वर्ड हमने पहले भी सुना है, ब्रेक डाउन यानी बंद पड़ना, ब्रेक डाउन होना, बंद पड़ना। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर कुछ मेंटेनेंस इनकर करना पड़ रहा है तो आ जाएगा आपका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एक और कैच है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहा हो, ध्यान देके सुनना। कॉस्ट ऑफ स्पेस रिप्लेस विच डू नॉट इनहेंस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग असेट बियॉन्ड इट्स प्रीवियसली असेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस शैल बी इंक्लूडेड अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मतलब सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, अगर स्पेयर्स का हमने कुछ भी मशीन में लगा दिया, ऐसा कुछ एडिशनल स्पेयर वगैरह हमने लगा दिया, ठीक है, बट उससे मशीन का प्रोडक्टिविटी कुछ इन्हेंस नहीं हुआ या उसका परफॉर्मेंस कुछ भी इन्हेंस नहीं हुआ, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। अगर इन्हेंस होता तो क्या करते, उसको कैपिटलाइज ट्रीट कर देते, क्योंकि मशीन के साथ जोड़ देते, मशीन का परफॉर्मेंस भी बढ़ा तो उसको मशीन के साथ जोड़ देते और कैपिटलाइज कर देते। बट अगर मशीन का परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा है, जिसमें लगा स्पेयर बस रनिंग हो रहा है उसका नॉर्मली, तो उसको मैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में ट्रीट करूंगा, शैल फॉर्म पार्ट अंडर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये क्या हमारा सर्विस कॉस्ट, ये किसकी बात करता है? हमारा सर्विस कॉस्ट की, सर्विस कॉस्ट की बात करता है, सर्विस कॉस्ट, ठीक है। अभी ईच सर्विस कॉस्ट सेंटर शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज टू द प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। अगर अलग अलग सर्विस कॉस्ट सेंटर है तो उसको इंडिविजुअली मेजर किया जाएगा, बट और प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी पिक्चर में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी क्या होता है? मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट है, मटेरियल यानी व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स इज मटेरियल, व्हाट मैटर्स इज मटेरियल, ठीक है। मटेरियल यानी रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही, व्हाट मैटर्स इज मटेरियल, यानी कि बेसिकली कंपनी के लिए जो मटेरियल है, जो बेसिकली इम्पैक्ट करता है कंपनी के ऊपर, दैट इज मटेरियल फॉर द कंपनी। सो ऐसे देख के, यानी कि अगर 10 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ की कंपनी, तो उसके लिए 1000 इज नॉट मटेरियल वैल्यू, ठीक है। अगर कोई सर्विस कॉस्ट सेंटर, सपोज 10 करोड़ का कंपनी है, 10 करोड़ जिसका टर्नओवर, उसका एक सर्विस काउंटर जो सर्विस कॉस्ट सेंटर है जो 1 लाख ही ला के देता है, तो उसको अलग से क्यों ट्रीट करना है? अलग से ट्रीट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, उसका अलग से कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे। बट ऐसे केस में वो मटेरियल है नहीं उतना वैल्यू, 10 करोड़ के लिए 1 लाख मटेरियल है नहीं, सो इसके लिए फिर आप एक साथ भी उसका यूज कर सकते हो, एक साथ भी उसको बेसिकली डिटरमाइन कर सकते हो सर्विस कॉस्ट को, ठीक है। सर्विस कॉस्ट में क्या क्या होगा? अभी कॉस्ट ऑफ इन-हाउस सर्विसेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन-हाउस सर्विसेज में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल, स्टोर्स, स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज एंड यूटिलिटीज, अदर रिसोर्सेज कुछ यूज करोगे तो वो आ जाएंगे। और अगर आपने इंटरयूनिट ट्रांसफर वगैरह की तो उसका कॉस्ट अलग से डिटरमाइन होगा, उसका सर्विस कॉस्ट अलग से डिटरमाइन होगा। इसमें भी एबनॉर्मल कॉस्ट कुछ भी तरीके से नहीं आएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट कुछ भी तरीके से नहीं आएगा। बढ़ते आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ, बढ़ते आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 CAS 14, दैट इज योर पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है। दो तरीके की, पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट दो तरीके की हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आएगा आपका? डायरेक्ट का क्या क्या फॉर्म पार्ट करेगा? मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमेबल, स्टोर्स,
ये सारे डायरेक्ट मटेरियल जो होंगे आपके, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या आएगा, इनडायरेक्ट में क्या आएगा आपका, अगर सपोज आपने पॉल्यूशन कंट्रोल का कुछ लाइसेंस लिया है, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए लाइसेंस वगैरह ले, लाइसेंस फीस, लाइसेंस रिन्यूअल फीस वगैरह ऐसी कुछ है, तो वो फॉर्म पार्ट करेंगे इनडायरेक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट का। डायरेक्ट में जो भी मटेरियल कंज्यूमेबल्स आप यूज़ करो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो आ जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे भी दो चीज़ें, इंटरनल पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट शुड बी अकाउंटेड व्हेन इनकर्ड मेजर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सो जब भी इंटरनली हमने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कॉस्ट इनकर किया, सो जब भी हमने इनकर किया तभी के तभी उसको रिकॉर्ड करना है, अकाउंट करना है। एक्सटर्नल के रिगार्डिंग क्या है, एक्सटर्नल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल पर्पस कॉस्ट स्टेटमेंट। अगर एक्सटर्नल कॉस्ट है, एक्सटर्नल पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट है, सो दैट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। सो पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट में प्रेजेंट कैसे कैसे करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, करंट एंड फ्यूचर एंड डोमेन एरिया। अगर वाटर, एयर एंड सॉइल पॉल्यूशन का अलग अलग है तो उस तरीके से हमें बाइफर्गेट करके बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ये था हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, ठीक है, ये था हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। आगे की स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 दैट इज CAS 15। CAS 15 किसकी बात करता है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हम लोग समझ से बचपन से पढ़ते आ रहे कॉस्टिंग में, ठीक है। सेलिंग यानी मटेरियल को बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, बेचना बांटना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना यानी क्या, कंज्यूमर तो अल्टीमेटली जाके पहुंचाना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अलग अलग जगह पे कंज्यूमर्स होंगे तो अलग अलग जगह पे वो सही से पहुंचे, ये देखना डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम होता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, सो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का क्या क्या हिस्सा होते हैं, छोटे से एक डायग्राम के साथ देखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, ये ओवरहेड्स ही होते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ओवरहेड्स होते हैं। ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट देख के आप बोल नहीं सकते ना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रोडक्ट देख के बोल सकते हो क्या, ये सपोज ये चश्मे का बॉक्स है, इसको देख के बोल सकते हो सिर्फ आपने कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसका नहीं बोल सकते ना, ठीक है। सो यही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसलिए ओवरहेड्स की तरह ट्रीट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है आपका, पैकिंग, रीपैकिंग, लेबलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग एंड लेबलिंग आ जाएगा आपका लेबलिंग आ जाएगा। पैकिंग, रीपैकिंग समझ से पैक करना, रैप करना, लेबल यानी उस पर लेबल लगाना, नेसेसरी जो कंपनी का नाम वगैरह है उसका लेबल लगेगा, ठीक है। उसका फिर बेसिकली कुछ यूज़र के लिए कुछ गाइडेंस नोट्स रहेंगे, या फिर यूज़र के लिए गाइडेंस नोट्स नहीं, बेसिकली कुछ पॉइंट्स रहेंगे कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट को, वो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। सेकेंड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसका हिस्सा बनी। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इस्तेमाल तो करोगे ना, अलग अलग जगह पे जाना है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करोगे वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का फॉर्म पार्ट करेगी। एंड लास्ट है आपका कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग। प्रोडक्ट को वेयर हाउसेस में रखोगे, सो उसके लिए भी जो भी वेयर हाउसिंग का कॉस्ट होगा, वेयर हाउस का जो भी रेंट वगैरह भरना पड़ेगा, वो आपका फॉर्म पार्ट करेगा कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग का। वो आपका फॉर्म पार्ट किसका करेगा, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग का। समझ गए इस बात को, ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग में क्या क्या, सैलरी ऑफ सेल्स एजेंट, ट्रैवलिंग, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, रिसीवेबल कलेक्शन कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विस, वारंटी कॉस्ट एक्सेट्रा। पोस्ट सेल्स कॉस्ट सच एज वारंटी कॉस्ट, प्रोडक्ट लेबलिंग कॉस्ट, आफ्टर सेल सर्विसेज शैल बी एस्टिमेटेड ऑन अ रीजनेबल बेसिस। फर्स्टली हमें रीजनेबल बेसिस पे एस्टिमेट करना है, एंड उसको फिर वैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी असाइंड एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ये समझ, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड 5 किसकी बात कर रहा था, एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो हमने अभी देखा है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा किसके रिगार्डिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग का, तो उसको ट्रीट कैसे करना है हमें, वो स्टैंडर्ड को देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को देख के। क्लियर है, ये इंटरलिंक्ड है थोड़े से स्टैंडर्ड, समझ लेंगे शांति से, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, क्लियर करते जाएंगे। बढ़ते आगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 की तरफ, CAS 16, that is nothing but depreciation and amortization। सर डेप्रिसिएशन तो आप लोग समझते हैं, अमोर्टाइजेशन क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो, सुने होंगे बट हमें याद नहीं है, ठीक है। उसका डेफिनेशन देख लेते शांति से। अमोर्टाइजेशन इज द सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी टेंजिबल असेट्स के लिए क्या होता है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल्स के लिए क्या होता है अमोर्टाइजेशन।
यूजफुल लाइफ यानी होता क्या है, प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ क्या होती है, मशीन की एसेट की यूजफुल लाइफ क्या होती है। एक्सपेक्टेड फिजिकल वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेंस, लीगल और अदर लिमिट्स ऑन यूज ऑफ द एसेट। फॉर एग्जाम्पल अगर व्हीकल वगैरह है उसके लिए कुछ लिमिट है, 15 साल तक की वो चलेगी, 15 साल तक की चलेगी, यानी उसका यूजफुल लाइफ क्या 15 साल का। फिर अगर एक्सपेक्टेड फिजिकल वेयर एंड टेयर, अगर कोई हमने बेसिकली मशीनरी ली है और हम अज्यूम कहते हैं कि उसका कुछ वारंटी नहीं चल सकती कितने भी टाइम तक, बट हम अज्यूम कहते हैं कि ये 4 साल तक ही चलेगी, तो उसका क्या हुआ एक्सपेक्टेड लाइफ या यूजफुल लाइफ 4 साल का ही हुआ, 4 साल के बाद। ठीक है, ये होता है यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करने के लिए। नाउ डेप्रिसिएशन कब चालू होके कब खत्म होता है सर, डेप्रिसिएशन कब चालू होके कब खत्म होता है। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम में देख लेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज बिगिंस व्हेन इट बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स। ठीक है, बिगिंस विद असेट अवेलेबल फॉर यूज, जब से असेट यूज के लिए अवेलेबल होता है सो तब से वो स्टार्ट होता है। एंड एंड कब होता है, एंड कब होता है। ठीक है, दो कंडीशन है। असेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, अगर आपने उसको सेल के लिए धर दिया, असेट को क्लासिफाई कर दिया कि इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, देन इट विल एंड, डेप्रिसिएशन विल बी एंड। बिकॉज डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, करंट असेट्स पे चार्ज होता है क्या, नहीं ना, फिक्स्ड असेट्स पे ही होता है। श्योर हो इसके बारे में, जो सेल करते हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसको सेल करते हो उसको कभी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आज तक जन्म में नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। क्लियर है चीज। ठीक है, और दूसरा है असेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, असेट इज डी रिकॉग्नाइज, बुक में से आपने मिटा दिया, असेट इज डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्नाइज करना मतलब नाम हटा देना, रिकॉग्नाइज करना मतलब नाम को याद रखना है, नाम को महत्व देना, यहाँ पे नाम हटा देना। विच एवर इज, दोनों कंडीशन में से विच एवर इज अर्लियर नॉट लेटर। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ये था डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर है ये चीज। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्लियर है। आगे बढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की तरफ, दैट इज CAS 17, दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, सो बेसिकली इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट में होता क्या है, ये स्टैंडर्ड, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद कॉस्ट रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट थ्रू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की बात यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, डेरिवेटिव्स की बात यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात हो रही है। यानी कि कंपनी चलाने के लिए, जो भी बिजनेस के लिए करने के लिए हमें जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कैसे लगेगा, हमने अगर लोन वगैरह लिया है कहाँ से, बैंक से, बोरोइंग्स वगैरह के, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं। ठीक है, सो वो हमने कुछ लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, बोरोइंग से फाइनेंस कॉस्ट कुछ भी पे कर रहा है किसी भी नेचर का, उसकी बात इस स्टैंडर्ड में होती है, उसकी बात इस स्टैंडर्ड में होती है। यहाँ पे 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हो ध्यान देना, 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो ध्यान देना। ठीक है, द टर्म्स इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आर यूज इंटरचेंजेबली। इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ है वो अदर की तरह ट्रीट होगा, अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस की तरह, वो एक्चुअल आपका एक्टिविटी है क्या, मेन एक्टिविटी है क्या, नहीं ना। सो बेसिकली वो वाला इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस और फाइनेंसिंग कॉस्ट directly attributable to acquisition, construction, production of a qualifying asset shall be included in the cost of asset. Now what is qualifying asset, sir? क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, आपने बोल दिया फटाफट में सर क्वालिफाइंग एसेट, बट क्वालिफाइंग एसेट होता है क्या। ठीक है, कुछ सारी कंडीशन होती है, बेसिकली वो मटेरियल एसेट होना चाहिए, उसका यूजफुल लाइफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस में लाने के लिए कंसिडर्ड पीरियड होना चाहिए, उसके बाद वो क्वालिफाइंग एसेट बनता है। दैट इज द एसेट विच क्वालिफाइज। ठीक है, द एसेट विच क्वालिफाइज टू बी चार्ज फॉर इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है, सो वैसे एसेट को ही हम लोग कहेंगे क्वालिफाइंग एसेट, वैसे एसेट को ही हम लोग कहेंगे क्वालिफाइंग एसेट, और उसके ऊपर का ही अगर कुछ हो रहा है तो इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट वैसे चार्ज होगा एसेट को, वैसे चार्ज होगा एसेट को। क्लियर है चीज़। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग के बारे में मैंने बता दिया क्लियरली, 3 मेन कंडीशंस को भी मैंने बोल दिया है। अभी आगे बढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 की तरफ, दैट इज CAS 18, दैट इज CAS 18। सर ये क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता कब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बिजनेस सेटअप करने से पहले बिजनेस के ऑन गोइंग एक्टिविटीज में भी रिसर्च करते हो और डेवलप करते हो। डेवलप होना मतलब क्या, मैं यहाँ पे था यहाँ तक जाना है, ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, ये इंप्रूवमेंट है, मैं जिस कंडीशन में हूँ उससे मुझे आगे बढ़ना है,
उससे मुझे आगे बढ़ना है, उससे मुझे ऊपर जाना है, क्वालिटी में अच्छा बनना है, दैट इज यूर नथिंग बट डेवलपमेंट। रिसर्च, रिसर्च क्यों होता है? आपके प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को बेहतर करने या सर्विस को बेहतर करने के रिसर्च होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या क्या आएगा बेसिकली, जस्ट लाइन आइटम है पढ़ रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट, सैलरी एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ओवरहेड, copyrights and license securing, expenditure for developing computer software, cost for design of tools, jigs, modules and dies, and other directly attributable cost। ठीक है, यहाँ पे भी तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पढ़ रहा हूँ ध्यान देना, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पढ़ रहा हूँ ध्यान देना। ठीक है, amortization of an intangible asset arising out of an research and development shall be treated as per cost accounting standard 16, depreciation and amortization। ठीक है, उसके बाद research and development incurred for the development and improvement of an existing process or product shall be included in the cost of production। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेना, सिंपल सी चीज है। एंड थर्ड है डेवलपमेंट कॉस्ट विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट शैल बी अमोर्टाइज ओवर यूजफुल लाइफ। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट आपने क्रिएट किया, पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट, ऐसा आपने कुछ खतरनाक क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट कर दिया, तो बेसिकली वो क्रिएट करने के लिए जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट लगा था उसको उसी वक्त ट्रीट करोगे, गलत होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा होगा, तो उसको क्या करें, अमोर्टाइज करें। अमोर्टाइज यानी यूजफुल लाइफ तक उसको प्रोपोर्शनली चार्ज करते रहेंगे, दैट इज योर अमोर्टाइजेशन। पहले ही देखा मैंने डेप्रिसिएशन में होगा, फिजिकल एसेट्स के लिए होता है, टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल के लिए होता है अमोर्टाइजेशन, इनटेंजिबल के लिए होता है अमोर्टाइजेशन। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की तरफ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 की तरफ, दैट इज CAS 19, CAS 19। ठीक है, ये बात करते हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं? 19 जॉइंट कॉस्ट। सर जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट ऑडिट वगैरह हमने सुना था, जॉइंट कॉस्ट होता है? ठीक है, जॉइंट कॉस्ट होता है, जॉइंट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ कॉमन रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस 2 और मोर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज साइमल्टेनियसली। अगर कोई 2 प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं तो उनके लिए जो भी साथ में कॉस्ट लग रहा है उसे कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, सो जॉइंट कॉस्ट बेसिकली मेजर कैसे करते हैं उसके लिए 2 तरीके देखेंगे डायग्राम के साथ। जॉइंट कॉस्ट मेजर करने के 2 तरीके, सिंपल जॉइंट कॉस्ट जैसा था, 2 तरीके हैं, देखेंगे क्या है। फर्स्ट है फिजिकल यूनिट्स मेथड, कितने फिजिकल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हर एक गुड्स के या हर एक कैटेगरी के, उस हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को हम लोग बाइफरकेट करेंगे। या दूसरा है NRV, NRV इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नेट ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है सर? स्प्लिट ऑफ क्या होता है? 2 प्रोडक्ट है एक साथ बन रहे थे, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो अलग अलग बनेंगे, उनके लिए अलग अलग तरीके से कॉस्ट चार्ज होगी, अलग अलग तरीके से कॉस्ट चार्ज होगी। इसके लिए सिंपल एग्जांपल है मिल्क का। मिल्क है ना अदर प्रोडक्ट, मिल्क तो नॉर्मल मिल्क है, मिल्क से फिर आगे आपने छाछ बनाया, ठीक है, छाछ बनाई, लस्सी बनाया आपने, उसका फिर आगे जाके कुछ बटर के लिए प्रोसेसिंग हुआ, चीज़ के लिए प्रोसेसिंग हुआ। सो मिल्क के जब तक छाछ वगैरह ये चल रहा है तब के लिए एक साथ ही कॉस्ट बना है, बट अलग अलग प्रोडक्ट होंगे तो अलग अलग कॉस्ट इनकर होगा। वो पॉइंट जहाँ पे प्रोडक्ट का बाइफर्केशन हो रहा है अलग अलग, उसे कहेंगे स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ यानी टूटना, अलग होना, टूटना या अलग होना, दैट इज योर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट के लिए ये था बेसिकली। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑन प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल शैल बी मेजर्ड फॉर द रिसोर्सेज कंज्यूम फॉर ईच जॉइंट बाय प्रोडक्ट। यानी क्या बोला है यहाँ पे, अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट होने के बाद जो भी कॉस्ट इनकर हो रहा है, अगर इजीली आइडेंटिफाइबल है वो प्रोडक्ट के साथ, वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हो तो वो प्रोडक्ट के साथ ही उसे जोड़ दो, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मत आना। क्या बोल रहा मैंने, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मत आना। क्लियर है चीज़? ओके सर, आगे बढ़ते। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 क्या बात करता है ये सर? रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फीस, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, डायरेक्टली ट्रेसेबल है, डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो बेसिकली प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे, डायरेक्टली ट्रेसेबल है तो बेसिकली असाइन टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। अगर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल है सो शैल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स सोल्ड एंड सेल्स वैल्यू। यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर इनडायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट है, सो 3 बेसिस, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सेकेंड इज, अरे तो टेढ़ा हो गया, यूनिट्स सोल्ड, एंड थर्ड इज योर सेल्स वैल्यू, थर्ड इज योर सेल्स वैल्यू। क्या क्या बोला मैंने, अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाई है तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई करके जोड़ देंगे,
अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो 3 कंडीशन, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड एंड सेल्स वैल्यू, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड एंड सेल्स वैल्यू। क्लियर है चीज़, ठीक है। या फिर एक छोटे से डायग्राम के साथ देखेंगे, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ की, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा। रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस, यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा क्या है हमारा, रिलेटेड टू ट्रेडमार्क और ब्रांड, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलेटेड टू ट्रेडमार्क और ब्रांड्स, रिलेटेड टू ट्रेडमार्क और ब्रांड्स कैसे ट्रीट होगा ये, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक। रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, फर्स्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट और प्रोसेस रहेगा तो ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर रिलेटेड टू ट्रेडमार्क और ब्रांड रहेगा तो ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि क्यों, ट्रेडमार्क और ब्रांड ये सेल्स बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और अगर मैंने ये भी बता दिया कि इनडायरेक्ट रहेगा तो 3 तरीके, यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड और सेल्स वैल्यू के हिसाब से उसको बेसिकली बाइफरगेट कर देंगे। क्लियर है चीज़, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के साथ किसकी बात करता है सर, किसकी बात करता है, ये बात करता है क्वालिटी कंट्रोल, किसकी बात करता है सर, क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है, ठीक है। सो डिफेक्टिव्स, अगर डिफेक्टिव होता है तो ये हमें डिफेक्टिव का मतलब समझते हो, डिफेक्टिव 2 तरीके के होते हैं, डिफेक्टिव 2 तरीके होते हैं, एक होता है रिवर्क्स एंड एक होता है रिजेक्ट्स, रिवर्क्स एंड रिजेक्ट्स, ठीक है। रिवर्क्स मतलब क्या, इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके इसको वापस अच्छा बनाया जा सकता है, इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके इसको वापस अच्छा बनाया जा सकता है, बट व्हाट इज रिजेक्ट्स, व्हाट इज रिजेक्ट मतलब उसको रिजेक्ट ही कर दिया है, उसका कुछ चांस ही नहीं है, उसका कुछ चांस ही नहीं है, ठीक है। रिवर्क यानी इस पर रिवर्क करके इसको कुछ ना कुछ यूज में ला सकते हैं, बट रिजेक्ट यानी उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे 2 तरीके के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 तरीके के डिफेक्ट है, उनको सुधारने के लिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट रखे। यहाँ पे भी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज टू बी apportioned to various cost objects in proportion to the benefits received by them. Example, on the basis of number of tests performed for a product. And second point is, quality is the conformance to requirements or specifications. The quality of a product or service is fitness of that product or service for meeting its intended use as required by customer. As required by customer. ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे बस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में, ठीक है। डिफेक्टिव का बाइफरकेशन मैंने बता दिया, उसमें कैसे हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को कैसे चार्ज करेंगे और किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, टेस्ट परफॉर्म बाय ईच डिपार्टमेंट ऑन ईच प्रोडक्ट, ऐसे करके वो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम लोग बाइफरगेट कर देंगे, अपॉर्शन कर देंगे। बढ़ेंगे आगे, यस सर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है मैन्युफैक्चरिंग, ये बात करता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। फर्स्टली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसमें बाइफरकेशन दिया गया 2 तरीके का होगा, क्या होगा बोलो, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में क्या आएगा, सिंपल सी चीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, सैलरीज, रेंट वगैरह। ऑब्वियस है, यूटिलिटी जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही भरना पड़ेगा, वेरिएबल है, बट ये सैलरी रेंट देना पड़ता है ना, एम्प्लॉय को, काम करे या ना करे पैसा तो देना ही है, ठीक है। सो ये फिक्स्ड आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आ जाएगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन एक्साइजेबल गुड इज द एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट इस्तेमाल होती है, जो भी कॉस्ट लगती है, उसको कहते हैं हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी स्क्रैप के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। इन केस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जनरेट स्क्रैप और वेस्ट, रियलाइज्ड और रियलाइजेबल वैल्यू नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच स्क्रैप एंड वेस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। अगर स्क्रैप सेल वगैरह हो रहा है तो जॉइंट प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट होगी उसमें से वो डिडक्ट करना ऑब्वियस चीज़ है। स्क्रैप सेल करके आपको पैसा मिलेगा, सो उसको कॉस्ट क्यों ट्रीट कर रहे हो ना, ऑलरेडी आपका वो कॉस्ट रिकवर हुआ। सर कॉस्ट जो इनकर किया था वो प्रोडक्ट के लिए, कॉस्ट जो इनकर किया था वो प्रोडक्ट स्क्रैप बेच के आपने रिकवर तो कर लिया ना, पूरा ना रिकवर किया हो, जो थोड़ा ना थोड़ा जो भी जितना रिकवर हुआ, बट आपने स्क्रैप बेच को रिकवर कर लिया, इसके लिए वो लेस होगा, इसके लिए वो लेस होगा। बड़े आगे, यस। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, दैट इज योर ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ओवरबर्डन, बर्डन यानी बोझ, बर्डन यानी बोझ, धरती का बोझ, वैसे ही बात हो रही है, सुनना। ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट, ठीक है, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बात करेंगे ओवरबर्डन क्या होता है, बट जस्ट एक फॉर्मूला है, ध्यान देना यहाँ पे। करंट रेशियो इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूव्ड divided by quantity of minerals produced, ठीक है। सर ये ओवरबर्डन होता क्या है भाई? इट इज द ओवरलाइंग मटेरियल्स जनरली हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। मतलब अगर आप कुछ मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए जा रहे हो, मिनरल्स ऐसा नहीं ना इजीली 8 फीट तक गए ज़मीन में मिल गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है बेटा। सो जो बेसिकली ऊपर का जो मटेरियल है जो आप निकालोगे, ओवरबर्डन ऊपर है, बर्डन ऊपर का वो जब ये हटा दोगे उसको ओवरबर्डन, बट वो मिनरल्स तक जाने के लिए वो हटाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए इसके कॉस्ट को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए इस बात को? मतलब कि ओवरबर्डन को निकाले बिना आप लोग मेन मिनरल्स तक नहीं जा सकते, ठीक है। ओवरबर्डन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ बोलेंगे, पढ़ रहा हूँ। Overburden shall be measured by multiplying the number of trips taken by equipment for overburden removal or by any electronic mode. Cost of overburden removal of each mine shall be computed and considered separately. अगर 4-5 माइंस है मेरे नाम की, सो हर एक का मैं एक साथ नहीं करूँगा, हर एक का अलग अलग ओवरबर्डन होगा। समझ लो इस बात को, सब सेम फिट तक तो नहीं खनेंगे ना, मिनरल्स कहाँ पे मिले हमें थोड़ी पता। ये माइन में यहाँ तक मिल गया, एक माइन में ये करके 60 फीट तक मिल गया, सपोज एकदम रैंडम एग्जांपल है, ठीक है। एक माइन में 10 फीट में मिल गया सपोज, ठीक है। सो उसका अलग अलग कॉस्ट होगा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, इसको कंसिडर मत करना, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। अभी आते हैं हमारे लास्ट स्टैंडर्ड की तरफ, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है, वो आपकी बात कर ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू। किसकी बात करता है वो? ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू, बट कहाँ पे? इन कॉस्ट स्टेटमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, नॉट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट। सो रेवेन्यू को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, तो सुनना, पढ़ रहा हूँ। Cost accounting standard 24. Other income, it is the income that cannot be classified as revenue from operations. Other income, it is the income which cannot be classified as revenue from operations. किस तरीके का होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ग्रांट रिसीव, क्रेडिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स एडजस्टमेंट, ट्रायल पीरियड इनकम, ऐसा कुछ होगा, दैट इज योर अदर इनकम, ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है आपका? रेवेन्यू, व्हेन वी से रेवेन्यू इज नथिंग बट द सेल्स रियलाइजेशन, सेल करके जो भी हमें पैसा मिला, दैट इज योर रेवेन्यू। Revenue from operations is the income arising in the course of the ordinary activities of an entity from the sale of goods or rendering of services. In the ordinary course of activity of sale of goods or rendering of services, that is your revenue from operation, main operation से जो भी मिल रहा है, ठीक है। Other operating revenue is the incidental income, incidental यानी secondary, incidental यानी होता रहता है, incidental income arising in the course of ordinary activities of an entity but not arising from the sale of main goods or services. इसका एग्जांपल दो ना सर, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ बाय गुड प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव,
ये मेन प्रोडक्ट बेच के आप लोग नहीं कमा रहे हो, ये ऐसे मिलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस कर रहे हो। एक्सपोज इंसेंटिव, ठीक है, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। और लास्ट है आपका पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ रिपोर्टिंग पीरियड शैल बी मेजर्ड बेस्ड ऑन द नेट सेल्स रियल। नेट सेल्स रियलाइजेशन का बात क्या है सर? नेट सेल्स रियलाइजेशन यानी क्या? सेल लेस सेल्स रिटर्न अगर आपका हुआ तो करेक्ट है। और आपको अगर कोई सेल्समैन को कमीशन वगैरह देना पड़ा, सेल्समैन को कुछ कमीशन वगैरह देना पड़ा, उसको रिड्यूस करोगे कि नहीं? करेंगे सर। तो दैट इज नथिंग बट योर नेट सेल्स रियलाइजेशन। इसी के साथ खत्म होते हैं आपके 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप सब समझ में आए होंगे, कुछ क्वेरीज ना हो। सारे के नाम हमने क्लियर कर लिए, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है कंसेप्चुअल वाइज हमने क्लियर कर लिया कि मेन मेन कंसेप्ट पे हमने टच किया कि ये होता है, उसका पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।